नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण, जो आज आप सभी के साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां ना करें और कौन कौन सी सामग्री अपने साथ ले जाना है, कौन सी सामग्री नहीं ले जाना है और हम लोग पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। इसलिए आप सभी दोस्तों से, भाई बहनों से गुजारिश है कि पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए, स्किप मत करिए, अन्यथा कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरुआत करने वाले हैं अपने बोर्ड पेपर के सामग्री के बारे में। हमें क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है और कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की। सबसे जरूरी चीजें जो साथ में ले जानी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों का एक ये सवाल रहता है कि मेरा जैसे बोर्ड एग्जाम परसों से है, 2 दिन बाद है या कल से है, तो हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जो अपने साथ बोर्ड एग्जाम में ले जाना है और कौन सी चीजें नहीं ले जाना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने साथ क्या क्या ले जाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है आप लोगों को याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बोर्ड पेपर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र। इसलिए आपको सबसे पहले अपना प्रवेश पत्र बैग में रख लेना है। और इसके साथ साथ एक सावधानी आप लोगों को और बरतनी है, चालाकी और करनी है। इसको करना क्या है, जो एडमिट कार्ड आपका होगा, प्रवेश पत्र होगा, उसको 2 या 3 फोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो प्रवेश पत्र होता है किसी हमारे गलतीवश या तो वो फट जाता है या तो कहीं खो जाता है, अन्यथा वो पानी गिर गया, कुछ भी करके वो बेकार सा हो जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश ये करिए, इसकी 2 रंगीन फोटोकॉपी और 2 ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करवा करके अपने घर पे सुरक्षित रख दें, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत हो, आपका एडमिट कार्ड खो भी जाता है तो उससे आपका काम चल जाए, विद्यालय उसको ऑथराइज कर देगा स्टाम्प और सिग्नेचर के साथ, तब आप पेपर दे पाएंगे। ये तो रही जरूरी और सुरक्षा करने की बातें। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड रखना है और उसके बाद आपको वहां पर जो भी पेन आप यूज करते हैं, अब ऐसा नहीं करना है कि अब परीक्षा आ गई है आप बहुत अलग अलग टाइप के पेन यूज करें, नहीं। आपको साधारणतया 2 ही रंग के पेन यूज करना है, काले और नीले। और इसी तरह काले और नीले स्केच का भी इस्तेमाल करना है। लेकिन एक सावधानी आपको ये बरतनी है कि आपको करना क्या है, जो काले और नीले पेन अभी तक आप स्कूल विद्यालय में लिखने में, पढ़ने में और जो भी विद्यालय में यूज करते रहे, वही पेन कोशिश करिए कि वही पेन वहां एग्जाम में भी यूज करें। क्योंकि उन पेनों में आपके हाथ सधे हुए होते हैं या उनमें आप लिखावट करने में निपुण होते हैं। तो करना क्या है, वो पेन ले आइए। काले पेन कम से कम 3 होने चाहिए आपके पास, और हाँ, काले पेन कम से कम 3 होने चाहिए और जो नीले पेन होंगे आपके 4 पेन से कम नहीं होने चाहिए। क्योंकि बहुत बार होता क्या है, लिखने में कोई पेन की स्याही खत्म हो गई या कोई पेन का छर्रा निकल गया या निब टूट जाती है या रुक रुक कर चलता है, तो वहां परीक्षा के दौरान आप किसी से पेन नहीं मांग सकते। अगर आप पेन वहां मांगेंगे तो वहां पे सुविधा जो है, वहां बैठक व्यवस्था में अव्यवस्था फैल जाएगी, आपकी वजह से वहां समस्या होगी। और वहां पर जो परीक्षक होंगे, जो अध्यापक होंगे ड्यूटी में, वो आपको डांटेंगे। इससे आपकी परीक्षा प्रभावित हो सकती है और अन्य अभ्यर्थियों की भी परीक्षा प्रभावित हो सकती है। तो आपको करना क्या है, 4 कम से कम नीले पेन जो प्रतिदिन आप लिखते हैं, जिससे आपकी आदत है, वही रख लीजिए। और 2-3 काले पेन, कम से कम 3 काले पेन, 4 नीले पेन। और इसके साथ साथ 2 जोड़ी स्केच रखने, 2 काले 2 नीले। फिर से मैं बता रहा हूं, आपको ना ही पेन ना ही स्केच किसी अदर कलर का नहीं यूज करना, केवल काले स्केच, काले पेन, नीले स्केच, नीले पेन का इस्तेमाल करना है अपने परीक्षा में। क्योंकि वहां पे अगर आप सतरंगे या किसी नीले, बैंगनी, लाल, हरे, गुलाबी ऐसे पेन या स्केच का इस्तेमाल करते हैं, तो जो परीक्षा का एग्जामिनर होगा आपके नंबर काट देगा और उसके बाद आपके परसेंटेज अच्छे नहीं जाएंगे, आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको ये सावधानी बरतनी है, ठीक है। तो और रही बात स्केच की, स्केच के मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को करना क्या है, प्राय बच्चियों से बन जाता है, जो महिलाएं होती, बच्चियां होती, छात्राएं होती हैं, वो लोग स्केच से भी पतला सा लिख लेती हैं, क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग प्राय लड़कियों की अच्छी होती है। लेकिन ये जो लड़के होते हैं, हम लोगों में थोड़ी सी ये दिक्कत होती है, हर एक चीज पे हम बहुत जोर लगा देते हैं, दम। तो स्केच में जब हम लोग दम लगा के लिख देते हैं तो वो मोटा चलने लगता है, जिससे हमारी राइटिंग वहां पे अच्छी नहीं होती। मतलब वहां स्केच से लिखना तो है नहीं, लेकिन वहां हेडिंग डालेंगे, लाइन खींचेंगे वगैरह वगैरह,
तो आपको करना क्या है, एक जोड़ी स्केच जो है उसका ऊपरी हिस्सा जो होता है, जैसे ये स्केच है, ठीक है, इसका ये जो ऊपरी हिस्सा है जिससे हम लिखते हैं नोक होती है, ये जो नोक, ठीक है, इसमें करना क्या है, इसको ब्लेड से हल्का तिरछा सा आप काट लेंगे, ठीक है। जब इसको आप तिरछा सा काट लेंगे तो ये पतला हो जाएगा, निब की तरह बन जाएगा, और इसको बिल्कुल साधारणतया हेडिंग डालने में इस वाले कटे हुए स्केच का हम प्रयोग करेंगे, चाहे हम नीले वाला हो या काले वाला, जहां हमें जो यूज करना है वहां पर इस कटे वाले से हेडिंग या प्रश्नोत्तर या आंसर, क्वेश्चन आंसर नंबर ऐसे डाल सकते हैं। और जो हमारा प्लेन होगा इसके, उससे हम लाइन खींच देंगे, ठीक है, और इस तरह से हमारी काफी और सुंदर सुदृढ़ बन सकती है इन चीजों से। तो रही पेन हो गए, आपके स्केच हो गए। अब हम बात करने वाले हैं इसके अलावा क्या ले जाना है परीक्षा में। परीक्षा में आपको लेके जाना है पटरी, जिसको स्केल बोल देते हैं, हम लोग तो पटरी बोलते थे। और हाँ, पटरी हो गई, रबड़ हो गया, कटर हो गया, और इसके साथ साथ सिलेट हो जाएगी, जिसको पाटी बोल देते हैं या पैड बोल देते हैं, सिलेट पैड, ठीक है, क्लिपबोर्ड जिसको बोल देते हैं। कुल मिला के पार्टी आपको साथ में ले जानी, क्योंकि हर विद्यालय में जहां आपका सेंटर गया है या आपके ही विद्यालय में, प्राय बच्चियों का सेंटर तो उसी विद्यालय में रुक जाता है, लेकिन फिर भी आपको अपने साथ एक स्लेट ले जानी है, क्योंकि जहां पे आपको बिठाया जाएगा, जहां पर आप परीक्षा लिख रहे होंगे, आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो सीट आपके हिसाब से अनुकूल बनी हो या प्लेन हो या सही ढंग से हो, जिसमें आप कॉपी लिख के रख के लिख सकें, ठीक है। जब आप अपने साथ स्लेट ले जाएंगे, उसमें कॉपी रख के बहुत साधारणतया आप बड़े आराम से अपना पेपर हल कर सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा और आप अच्छी लिखावट कर पाएंगे, और जिससे आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे। तो आपको करना क्या है, रबड़ भी साथ में ले जानी, कटर, पेंसिल, प्रकार और पटरी भी ले जानी। पटरी ले जाएंगे, उससे आपको हाशिया खींचना हो गया या आवश्यक फिगर बनाने हो गए, आरेख बनाना हो गया, डायग्राम बनाना हो गया, इन चीजों में काम आएगा। पेंसिल का इस्तेमाल करना है, चित्र बनाने में पेन से बचें, पेंसिल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी आप लोग 10वीं और 12वीं में हैं, ठीक है। इन सावधानियों से बचिए। और रबड़ साथ में ले जाइए, अगर आपसे गलत हो रहा है तो किसी दूसरे से मांगने की नौबत ना आए, आप स्वतः ही उसे मेट करके दोबारा पुनः बना सकते हैं। और रही बात कटर की, कटर यदि आपकी पेंसिल टूट रही है तो आप क्या करते हैं, अगल बगल से क्लासेस में मांग लेते हैं। लेकिन ये भाई मेरे दोस्त, ये है बोर्ड एग्जाम, यहाँ अगर आप किसी से बात भी करते हैं, चाहे इशारों में बात करें या बुला के या धक्का मार के, तो ये एक तरह से बोर्ड पेपर में आपके द्वारा अव्यवस्था फैलाए जाने की गतिविधि है। मतलब आप परीक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके चलते आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, आपकी कॉपी निलंबित की जा सकती है, जिससे आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पेंसिल, रबर, कटर, सिलेट मतलब पाटी हो गई। अब बात करेंगे एक पारदर्शी पानी की बोतल। पानी की बोतल ले जाना क्यों आवश्यक है? प्राय कई बार होता है कि कुछ बच्चे या बच्चियां हर पीरियड, हर घंटे में जाके पानी बहुत पीते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने साथ एक पानी की बोतल ले जानी, वो भी पारदर्शी। इससे होगा क्या, कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे आप एग्जाम लिखेंगे, जिसमें आपको प्यास भी लग सकती है। तो अपने साथ शुद्ध पानी और पारदर्शी बोतल में ले जाएं। पारदर्शी इसलिए कि वहां एग्जामिनर या तलाशी कर रहे अध्यापकों को, निरीक्षकों को ये ना लगे कि आप इसमें कोई नकल की सामग्री या सेंसिटिव चीज लाए। ऐसे पारदर्शी ले जाएंगे तो आपकी तलाशी नहीं ली जाएगी। और रही बात पानी से, क्या पानी आप पीते रहेंगे, हाइड्रोजन की कमी नहीं होगी, बॉडी में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बना रहेगा, जिससे आपके शरीर में सुस्ती नहीं आएगी, फुर्ती बनी रहेगी, थोड़ा सा आप चेतन रहेंगे। तो आप परीक्षा लिखने में भी अग्रसर रहेंगे, आपके बॉडी में एक एक्टिविटी बनी रहेगी, सक्रियता बनी रहेगी। बहुत सारा पानी नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीना है, बीच बीच में 2-2 घूंट, कम से कम 4 से 5 बार आप पानी पी लीजिए। इससे आपका दिमाग ठंडा और कूल और अनुकूलित महसूस करेगा, जिससे शार्प चलेगा और आपको परीक्षा देने में आसानी होगी, ठीक है। और रही बात इसके बाद साधारण घड़ी, सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम के लिए, वो है ये जो घड़ी ले जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, साधारण घड़ी पहले बात तो ले जाना है। ये स्मार्ट वॉच जो आज आप लोग आजकल चलाते हैं ना, यूज करते हैं, जो एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट हो गई या कॉलिंग हो गई या डायरेक्ट सिम पड़ गई, इन सारी घड़ियों को ले जाना वहां वर्जित है, पूर्णतया बैन है, मना है। आपको करना क्या है, 100 या 50 रुपए की एक साधारण घड़ी मिल जाएगी, उससे बोल दीजिए भैया हमें एग्जाम में यूज करना है। वो हमारे जमाने में 35 रुपए मिला करती थी, तो वो आपको घड़ी ले लेनी है।
वो 8-10 दिन आराम से चल जाएगी, इतना उसमें सेल होता है। ठीक है, रंगबाजी में नहीं पड़ना कि आपको वहां हवाबाजी या रंगदारी दिखाना, ऐसा कुछ नहीं करना। ये शादी पार्टियों के लिए होती है बाकी घड़ियां। वहां पर एक साधारण घड़ी आप ले जाएंगे, जिससे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि केवल आपको एग्जाम सेंटर में साधारण वॉच ले जानी है, साधारण घड़ी ही ले जाना वहां पर अलाउ है, अनिवार्य है। और घड़ी से होगा क्या कि आप जब आपके पास में घड़ी होगी, हाथ में घड़ी होगी, तो आप परीक्षा के दौरान अपने समय को अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं। मतलब आप प्रश्नों को करने में समय के अनुसार चल पाएंगे और इससे आपका जो पेपर है पूरा हल करने में आसानी रहेगी। क्योंकि आप जब समय देखते रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी मुझे और स्पीड बढ़ानी चाहिए और गति बढ़ानी चाहिए, या मैं और आराम से लिख सकता हूँ, या क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसे मैं अभी सोचकर या समझकर लिख सकता हूँ, जिससे आपका पेपर अच्छा जाएगा। और पेपर यदि अच्छा जाएगा तो आपका रिजल्ट भी और भी अच्छा जाएगा। तो चलिए, ये रही चीजें क्या क्या आपको ले जाना था। अब बात करने वाले हैं सेंटर पर क्या लेकर नहीं जाना है। अब बहुत सारी चीजें ये होती है कि एग्जाम सेंटर में आप लोग अनावश्यक चीजें लेके चले जाते हैं, बैग में या पैंट में या अपने कपड़ों में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एग्जाम सेंटर में अनावश्यक चीजें या बैन जो चीजें हैं, बाधित चीजें हैं, उनको ले जाना मना है। जैसे कि बहुत सारे लोग करेंगे क्या, फोन ले जाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को फोन ले जाने से बचना है। अगर आप फोन एग्जाम सेंटर के बाहर भी ले जा रहे हैं तो अपने साथ गए हुए अभिभावक या मित्रगण या जो भी आपका सगा संबंधी गया है उसको अपना फोन जमा कर दें। लेकिन मेरे हिसाब से आप सभी को घर से ही फोन नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि फोन ले जाएंगे वहां आप कहीं पे रखेंगे जिसमें खोने का जोखिम शामिल है। तो आप लोग घर से ही फोन अपना ना लेकर चलें। और फिर हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वॉच। जैसे मैंने बताया, स्मार्ट वॉच ले जाएंगे। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मेरा मैथ का एग्जाम है या अन्य किसी चीज का एग्जाम है, तो मैं सर को बोल दूंगा कि मैं केवल वॉच ली हूँ टाइम देखने के लिए। और आपके मन में चल रहा होगा कि इससे मैं क्वेश्चन हल कर लूंगा या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। केवल और केवल आप साधारण घड़ी ले जाएंगे, वहां पर स्मार्ट वॉच ले जाना पूर्णतया बैन है। और किसी भी तरह चोरी छिपे ले जाने की इसे कोशिश ना करें, इससे आपकी परीक्षा बाधित हो सकती है। और रही बात नकल सामग्री, अनावश्यक कागज या पर्चियां, कोशिश ये करिए कितना भी आपने नहीं पढ़ाई किया हो, पूरे वर्ष चाहे एक भी पढ़ाई ना किया हो या कुछ भी हो, चाहे आप फेल होने की दशा में हो, लेकिन तब भी आपको नकल का सहारा नहीं लेना। बिल्कुल भी नकल का सहारा नहीं लेना। मतलब नकल सामग्री कोई भी नई चीज ले जानी, ना किसी चीज में लिख कर ले जाएंगे, ना कपड़ों में, ना पर्चियां ले जाएंगे, ना अनावश्यक कागज या फर्रे बना रहे हैं कहीं भी छिपाकर, जूतों में, कपड़ों में, कमर में या कहीं भी। मतलब आपको कुल मिला के नकल सामग्री, अनावश्यक पर्चियां और कागज के टुकड़े कुछ भी लेकर नहीं जाना। केवल परीक्षा भवन में आपको अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और हो सके तो 2 फोटो साथ में ले जानी है, और अपने लेखन सामग्री और बॉक्स, ये सारी चीजें आपको लेकर जाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। अब आप जब परीक्षा हाल में पहुंच चुके होंगे, आपके पास कापियां बट जाएंगी पहले जिसमें आप लिखेंगे। तो तुरंत आप लोग जब परीक्षार्थी जो कक्ष निरीक्षक होंगे आपसे बोलेंगे कि आप लोग अपनी कापियां भरें। तब आप लोग बड़ी सावधानी के साथ अपनी कापियां भरेंगे और उसके बाद आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा इसी दौरान। तो प्रश्न पत्र मिलते ही आपको घबराना नहीं है, उसको सबसे पहले अपने 5 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निकालने हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र को 5 मिनट में पूरा प्रश्न पत्र पढ़ डालिए एक बार मौखिक रूप से। इससे आपको मोटी मोटी समझ हो जाएगी कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पहले और कौन से बाद में करने हैं। पहले क्वेश्चन वो करने हैं जो सबसे आसान लगे। अगर आप लोग आसान प्रश्नों से शुरुआत करेंगे तो इससे आपका आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप पॉजिटिव बने रहेंगे पूरे एग्जाम में और आप पूरा परीक्षा अच्छे से दे पाएंगे। और फिर आएगा आपका आसान प्रश्नों से। जैसे मैंने बताया कि आसान प्रश्नों से आपको शुरुआत करनी है। फिर इसके साथ साथ आपको बहुत स्वच्छ राइटिंग, अच्छे लेखन के साथ हेडिंग डालना है, डायग्राम बनाना है। जैसे कहीं कहीं पे चार्ट पूछ लिया गया, जैसे आपसे पूछ लिया गया डार्विनवाद और लैमार्कवाद में अंतर बताओ। तो डार्विनवाद, लैमार्कवाद जो भी होगा उसमें हेडिंग से सुंदर सुंदर हेडिंग लिखेंगे नीले स्केच से। उसके बाद उसको डायग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 से लाइन खींचकर, एक तरफ लैमार्कवाद, एक तरफ डार्विनवाद। इससे ये होगा, एग्जामिनर को ये लगेगा कि विद्यार्थी को पूरे अंतर इसके पता है, अलग अलग सिद्धांत क्या है, इसमें क्या क्या अंतर है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं,
ये आप अलग अलग लिखेंगे और अलग अलग हेडिंग लिख देंगे। हेडिंग लिखने के बाद आपको पॉइंट वाइज उसके नीचे लिखते चले जाना है। इससे आप और आपका जो एग्जामिनर होगा कापियां चेक करेगा, वो इनसे कंपेयर कर पाएगा कि हाँ इस बिंदु पर लैमार्क ने क्या कहा है, इस बिंदु पर डार्विन ने क्या कहा है। जब इस तरह आप अपनी कॉपी समझ से अच्छे ढंग से हेडिंग और डायग्राम के साथ लिखेंगे तो इससे आपको जो परीक्षार्थी होगा, आपका एग्जामिनर होगा, आपको अच्छे अंक देगा और आपके अंक कटने से बच जाएंगे, जिससे आप पूरा जो परसेंटेज बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि डायग्राम भी बना, इसके साथ साथ आपको सुंदर लेखन करना है, साफ साफ लिखावट करनी है, ना कि घिची पिची करना है या गलत तरीके से या बहुत घसीटा लिखना, ऐसा कुछ नहीं लिखना। वहां पर पूरी कोशिश करिए कि सुंदर और साफ लेखन होना चाहिए। और ये गलतियां मत करना कि आप लोग कोई ये जैसे लाइन है तो लाइन के बीच से लिखने लगता है, ये नहीं लिखना, आपको इसी से शुरुआत करनी, ठीक है। तो लाइन से शुरुआत करेंगे तभी नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग बीच से लिख रहे हैं बिना लाइन से शुरुआत किए तो आपके नंबर कट सकते हैं। ये अंग्रेजी में केवल अलाउ होता है कि आप कहीं से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी का जितना भी हिंदी पैटर्न में लिखेंगे आप लोग लाइन से ही शुरुआत करेंगे, जो लाइन इसमें आपकी पुस्तिका में खींची होती है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, पूरा पेपर हो गया, लिख लिया, सुंदर लेखन हो गया। ये सारा कुछ करते करते आपको पहले ही अपना माइंडसेट बना लेना है कि हम इस गति से, इस रफ्तार से, इस प्रक्रिया से अपना पेपर हल करेंगे, ताकि अंत में, पेपर के अंत में हमें 10 मिनट बच जाएं, 10 मिनट हमें शेष बच जाएं। इस 10 मिनट में आपको करना क्या है, पूरी कॉपी आपको पलट पलट के देख लेनी है कि सब जगह मैंने हेडिंग सही रख रखी है और सही जगह मैंने सभी क्वेश्चन में अपना आंसर नंबर डाल रखा है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल रखी है कि नहीं। ये आप क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे और अपने प्रश्न पत्र से मिलाएंगे कि मेरा कोई ऐसा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न तो नहीं छूट गया जिसकी वजह से मेरे नंबर कट जाएं या मुझे नंबर कम मिले। तो आप इस 10 मिनट में उसको पूरी कॉपी को चेक कर लेंगे एक बार, बहुत हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से 10 मिनट बहुत होता है। और इसके साथ साथ कई बार आपसे लिखने में कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, कोई चीज छूट जाती है, तो आप सिली मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियों को ही केवल सुधार करें। अगर कोई बड़ी गलती है तो उसे काट के पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखने की कोशिश अब ना करें, क्योंकि आपके पास 10 मिनट है। इसी 10 मिनट के बीच में आपको कॉपियां जोड़नी है साथ में, और आपसे एग्जामिनर ये जो कक्ष निरीक्षक होंगे आपसे कॉपियां भी मांगेंगे या छीनेंगे। तो आपको 10 मिनट में आपके जो छोटी छोटी गलतियां हैं उन पॉइंट्स को ध्यान दीजिए, उनको सही करिए, और इसके साथ साथ जो छूटे हुए प्रश्न हैं उनको नोट करके हो सके तो लिख डालिए, ठीक है। लेकिन दोबारा कोई प्रश्न लिखने की कोशिश मत करें, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं परीक्षा में गलती कौन कौन सी नहीं करना है, परीक्षा के दौरान कौन कौन सी गलतियों से बचना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को लेट नहीं पहुंचना। अगर आप लोग लेट पहुंचते हैं परीक्षा केंद्र पर तो वहां एग्जाम सेंटर में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये एक तरह से सही नहीं है, ये सही ढंग नहीं है। आप परीक्षा में सही समय पर पहुंचे, जिससे आप की परीक्षा सुचारू रूप से हो सके, आपकी एंट्री पहले हो जाए, प्रवेश पहले हो जाए। और इसके साथ साथ शायद बच्चियों का जो एग्जाम सेंटर होगा उनका दूर नहीं गया होगा, उनका निजी विद्यालय में होगा। यदि आपका भी एग्जाम सेंटर बाहर है, बच्चों का तो सबका होगा बाहर, तो आप लोगों को करना क्या है कि जैसे एग्जाम आपका 9 बजे से प्रारंभ है, तो आपको वहां पर 35 से 40 मिनट, मतलब आधा घंटा या 45 मिनट पहले अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। इससे ये होगा, अगर आपका सीटिंग अरेंजमेंट चेंज किया, सीटिंग प्लान चेंज किया जाएगा तो वो मालूम हो जाएगा। और इसके साथ साथ रास्ते में वाहनों में तकनीकी खराबी हो गई या कुछ भी मशीनरी खराबी से आप बच पाएंगे। जैसे खराब होता है तो उतने समय में आप अरेंज कर पाएंगे अपना आना जाना। तो आपको आधा घंटा पहले पहुंचने की हिसाब से घर से निकल लेना है। और यदि आप लोगों का एग्जाम सेंटर आपके नजदीकी, मतलब आपके रहने वाले स्थान से, निवासी स्थान से, आपके गांव से दूर है, तो कोशिश ये करिए कि आप लोग एक बार अपना एग्जाम सेंटर विजिट कराएं, घूमाएं, ठीक है। और जो बच्चियां हैं वो भी समय का विशेष ख्याल रखें, बच्चे भी समय का विशेष ख्याल रखें। तेज वाहन मत चलाएं, आराम से जाएं, जिम्मेदार नागरिक बने और माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। और एक चीज ये होती है कि आप लोगों को कॉपियां मिलेंगी, जो 10वीं में बच्चे होंगे वो उनके लिए तो ये पहले बार है कि बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। तो 10वीं हो चाहे 12वीं, ये सारे लोग ध्यान से इस चीज को देखें
कि आपको जब कॉपी मिले, आपको कॉपी भरनी होगी, आंसर शीट भरनी है, तो उसमें गलतियां ना करें। जैसे रोल नंबर, नाम, कहाँ पर सेक्शन और कहाँ पे अपने निजी विद्यालय का नाम लिखना है और कहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, इन चीजों पे गलतियां ना करें। यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो कक्ष निरीक्षक जो अध्यापक या अध्यापिका है उनसे आप अपनी मदद ले सकते हैं। आप ऐसे हाथ उठाएंगे तो आपके पास स्वयं आएंगे, उनसे बताइए कि हमें इसमें समस्या आ रही या हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो भरेंगे। ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। यदि आप जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये गलतियां कर देते हैं तो आपको बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपके अंक कट जाएं, हो सकता है आपकी कॉपी रद्द कर दी जाए, अनेक समस्याओं से आप गुजर सकते हैं। इस वजह से आपको वहां पर कॉपी या आंसर शीट आपकी सही भरी होनी चाहिए। बिना पढ़े उत्तर मत दें। अब जैसे बिना पढ़े आप लोग शुरू का जरा सा देखा क्वेश्चन और उसके बाद सीधा लिखने लगे। अब जैसे आपसे पूछ लिया गया कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर बताइए। अब आपने लैमार्कवाद और डार्विनवाद पढ़ा और सीधे लिख दिया कि इसमें सबसे मेन चीज कौन है, डार्विनवाद सही है या लैमार्कवाद, इसका आप उत्तर लिखने लगे। लेकिन उसमें पूछा क्या गया है, डार्विनवाद के 10 पॉइंट बताइए, लैमार्कवाद के 10 पॉइंट। कहने का मतलब आप पूरा क्वेश्चन एक बार इत्मीनान से पढ़ लीजिए। तभी मैंने बताया था कि शुरू के 5 मिनट पूरा पेपर पढ़िए और जब आप हल कर रहे हो तो पुनः अपना क्वेश्चन एक बार पूरा सा पढ़िए, जिससे आपको अच्छी समझ आएगी। आप ये समझ पाएंगे कि एग्जामिनर ने या परीक्षा में या प्रश्न पत्र ने हमसे क्या पूछा है, जो आप उचित बिंदुओं में लिख पाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे अंक मिल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं घबराहट से डरे नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि देखो, ये परीक्षा जो है ये घबराने का समय नहीं है, घबराने की चीज नहीं है। ये अपना बेहतर दिखाने का समय है, बेहतर लिखने का समय है, अपने पूरे वर्ष की मेहनत को एक साथ एक मुश्त एक जगह प्रहार करने का समय है, मतलब अपने कौशल को दिखाने का समय है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको जितना आता है उतना लिखिए, अच्छी समझ से लिखिए और बिल्कुल शांत रहें, निडर रहें, अपने मेहनत पर भरोसा रखें। आप जीतोगे, आप पास होगे, आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, इन चीजों से बिल्कुल नहीं घबराना। ये तो रहे महत्वपूर्ण बिंदु। और इसके साथ साथ क्या करना है, आप लोगों को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी प्रतिदिन। और आप सारे लोगों के पास हो सकता है एंड्रॉइड फोन होगा, सबके पास होगा, बच्चियों के पास चाहे ना हो, लेकिन बच्चों के पास सबके पास होगा। कोशिश ये करिए कि अब इस समय आप लोग रील से, सोशल मीडिया या जैसे फेसबुक, इंस्टा, पबजी, फ्री फायर, इन चीजों से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। क्योंकि इनमें जब आप उलझे रहेंगे, जैसे गेम आप हार जाते हैं, तो आपके माइंड में स्ट्रेस बढ़ेगा। सोशल मीडिया में लगे रहेंगे और सोशल मीडिया का ये नियम होता है, आप स्क्रॉल करते जाते हैं। जिन चीजों का हम अभ्यास करते हैं, हमारा माइंड सेट, हमारा मस्तिष्क उन्हीं के अनुरूप ढल जाता है। और सोशल मीडिया में क्या होता है, आप स्क्रॉल करते जाते हैं, एक रील्स देखी, अच्छी नहीं लग रही, दूसरी देखी, ये भी अच्छी लगी, तीसरी देखी, ये नहीं अच्छी लग रही। ऐसे जब आप करेंगे तो जो आपका माइंड सेट है, आपका मस्तिष्क है, उसी गतिविधि के अनुरूप होता है। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये जो क्वेश्चन है इसको छोड़ो, दूसरा करेंगे। आ सब रहे हैं या कोई नहीं आ रहा है, लेकिन जो आपका माइंड सेट है ना, आप रील्स या सोशल मीडिया के जरिए उसको उसी वातावरण में ढाल चुके हैं। तो आपको इन चीजों से बचना है। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, पबजी, फ्री फायर आदि चीजों से बच जाइए और हाई हेलो से भी बचिए। कृपया फोन कम चलाइए, अच्छे से तैयारी करिए, कम से कम 8 घंटे की नींद लीजिए और जितना हो सके अच्छे से पढ़ाई करिए। और आप लोगों को परीक्षा वाले दिन क्या करना है, परीक्षा वाले दिन बहुत हैवी खाना नहीं खाना, बहुत भारी चीजें, तेल पकौड़े ये नहीं खाने। घर से बिल्कुल नॉर्मल हल्का खाना खाइए, हो सके तो चाय नाश्ता केवल करके जाइए। इससे क्या होगा, और पानी साथ लेके जाइए, जिससे आपका परीक्षा के समय सुस्ती नहीं आएगी, आलस नहीं चढ़ेगा और परीक्षा के समय आप फुर्तीले बने रहेंगे, कम खाएंगे, फुर्तीले बने रहेंगे। पानी पीते रहेंगे तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की कमी नहीं होगी और शरीर चैतन्य रहेगा, जिससे आप परीक्षा अच्छे से दे पाएंगे। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के परीक्षा दीजिए और परीक्षा केंद्र पर कोई गलती ना करें। अगर किसी गलतीवश या किसी भूलवश या आपकी मक्कारी की वजह से आपकी कॉपी सीज की जा रही है, या जो एग्जामिनर है या कोई भी आपकी कॉपी सील कर रहा है, तो उससे रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज सर, ये मेरे मेरे ये भविष्य की बात है, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। उनसे आप रिक्वेस्ट करिए, उनसे अकड़िए मत, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। यदि आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी सीज कर रहा है, किसी कारणवश आपको लंबित कर रहा है,
तो उससे झगड़ना नहीं है। आप उसके पैरों में लड़के उसके पैरों में लिपट के बैठ जाए कि पैर उसके मत छोड़िए जब तक आपकी वो कांपी नहीं छोड़ देता। उसे रिक्वेस्ट करिए पैर में लिपट के कि प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए, कान पकड़िए, हाथ जोड़िए, कुछ भी करिए। कुल मिला के आपको सारे वहां पे जैसे स्त्रियां त्रिया चरित्र दिखाती हैं, त्रिया चरित्र दिखाने में मतलब उनके आगे सारी चीजें फेल हो जाती हैं। तो ऐसे ही आप सारे लड़के अपना पूरा चरित्र दिखा दीजिए, मतलब वहां पे झगड़ना नहीं, उनके पैरों में लिपट जाइए, हट दिखाइए कि प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, गलती हुई, अब आगे की परीक्षा में ऐसी गलती नहीं होगी। इससे ये होगा आपकी कॉपी सीज नहीं की जाएगी, छोड़ दिया जाएगा, आपको कुछ दंड मिलेगा, जो भी है विद्यालय के हिसाब से नियमानुसार दंड दिया जाएगा, लेकिन आप फेल होने से बच जाएंगे, आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। लेकिन कोशिश ये करें कि इन सारी गतिविधियों से आपको गुजरना ना पड़े। यदि परीक्षा केंद्र पर आपको कोई विद्यार्थी या बच्ची को या बच्चों को कोई एक दूसरे कोई परेशान कर रहा है तो आप अपने कक्ष निरीक्षक से बता सकते हैं। शोर नहीं मचाना, आप ऐसे हाथ खड़ा करेंगे, वो आपके पास आएंगे, उनसे अपनी समस्या बताइए कि ये बच्चा, ये बच्ची या ये लड़का, ये लड़की मुझे परेशान कर रहा है, मुझे धक्का दे रहा है या मेरा नाम ले रहा है या मुझे पेन खींच रहा है या कुछ भी, जो भी समस्या है वो बता सकते हैं। अन्यथा आप लोग बड़े आराम से अपनी परीक्षा दीजिए। और इसके साथ साथ आप लोग भड़कीले कपड़े पहनकर मत जाएं, सब नागरिक की तरह जाएं, सब स्टूडेंट के तरह, अच्छे छात्र की तरह। बच्चियां भी इन बातों का विशेष ध्यान रखें, वहां पर आपको अच्छे सब कपड़े पहनकर जाने हैं विद्यालय में। हो सके तो आप सभी को ड्रेस कोड में ही जाना चाहिए, इससे एक अच्छे नागरिक और सभ्य विद्यार्थी की पहचान होती। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग लगातार पढ़ते रहो। ये थी आपकी परीक्षा की पूरी जानकारी। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दो और हमारे चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए पढ़ते रहें और परीक्षा में जाकर परीक्षा को एकदम फोड़ दो, धुआं उड़ा दो, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि आप सभी को किसी भी तरह की अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई निराशा है, दिक्कत है, आप कोई चीजें किसी से नहीं कह पा रहे हैं, दुख है, अंदर से भरे हुए हैं, तो आप अपनी बातें हमसे साझा कर सकते हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे यूट्यूब प्रोफाइल में जाकर हमारे सोशल मीडिया लिंक के माध्यम से हमारे सोशल मीडिया में पहुंच सकते हैं। वहां पर अपनी दुख, अपनी व्यथाएं, अपनी चिंताएं, अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। आपको हम बिना जज किए हुए आपकी समस्याएं सुनेंगे, उनका निदान करेंगे, अच्छी सलाह देंगे। कुल मिला के मेरा मतलब है आप लोग एक सभ्य नागरिक बनिए, गलत रास्ते मत पकड़िए। कोई समस्याएं हो गई हैं, कोई गलतियां हो गई हैं तो उनको घर वालों के साथ डिस्कशन करिए। किसी से नहीं कर पा रहे हैं, मित्र यार से, तो आप हमारे साथ अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। हम आपके दोस्त बालकृष्ण यहाँ पर हमेशा सुनने के लिए तैयार हैं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि स्त्रियां और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।